इंडिया इज ए रिच नेशन विद पुअर पीपल। ये शब्द है हमारे रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के। बट वेट, नितिन गडकरी जी ने ऐसा क्यों कहा एंड व्हाई इट इज अ मैटर ऑफ कंसर्न? IMF के अनुसार भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और साल 2030 आते आते भारत $5 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत की GDP ग्रोथ रेट थी 7.2% और करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये ग्रोथ बढ़कर 7.3% होने का अनुमान लगाया गया है। अगर ये सभी डेटा सही है तो आज भारत की हमें ये इमेज देखने को क्यों मिलती है? आज आप भारत के किसी भी शहर में रहते हो, आई एम श्योर आपको किसी न किसी चौराहे पर या किसी न किसी फुटपाथ पर बेगर्स मिल ही जाएंगे। एज पर रिपोर्ट्स आज भारत में 4 लाख बेगर्स हैं। नॉट इन अ फन सेंस, बट इतनी तो मालदीव्स की टोटल पॉपुलेशन है। अगर स्लम्स की बात करें तो भारत में लगभग 6.5 करोड़ लोग स्लम्स में रहते हैं। अगेन, इतनी तो फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल डेटा के हिसाब से भारत में लगभग 27 लाख BPL फैमिलीज रहती है और ये लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते। आज भी भारत में वर्कफोर्स का 45% हिस्सा एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। अगर इंडिया की ग्रोथ रियल है तो इस ग्रोथ का फायदा आम आदमी को क्यों नहीं हो रहा? ऐसा क्यों है कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की 10% आबादी BPL कैटेगरी में लाई कर रही है? अगर इस देश में आम आदमी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ग्रोथ हो किसकी रही है? अगर आपको भी लगता है कि यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक पर डिस्कशन होना चाहिए तो मुझे सपोर्ट करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं तो YouTube उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। इसके अलावा अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे वीडियोस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। चलिए वापस टॉपिक पर आते हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैंने इंडिया की GDP ग्रोथ को लेकर IMF के कुछ डेटा बताए थे और वो सभी डेटा सही हैं। इंडिया की GDP तो ग्रो कर रही है बट इंडियंस का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव नहीं हो रहा। चलिए इसके रीजंस को समझते हैं। पहला रीजन, प्रेजेंटेशन ऑफ इररिलेवेंट डेटाज। आज जब भी ग्रोथ की बात आती है तो लोग GDP को डिस्कस करने लगते हैं, जबकि GDP ग्रोथ को मेजर करने का सही टूल नहीं है। GDP का बेसिक मीनिंग ये है कि एक साल में किसी देश में जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का जनरेशन होता है, अगर उनकी मॉनेटरी वैल्यू को जोड़ दिया जाए तो उसे GDP बोला जाता है। GDP सिर्फ प्रोडक्शन में ग्रोथ को बताता है। GDP से आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते, एजुकेशन की क्वालिटी को मेजर नहीं कर सकते। इवन GDP से आप ये भी पता नहीं लगा सकते कि ग्रोथ का बेनिफिट हो किसको रहा है। इनके अलावा GDP में एक और कमी है। GDP कैलकुलेट करते समय इन्फ्लेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। अगर प्रोडक्शन ना भी बढ़े और सिर्फ इन्फ्लेशन बढ़े तो भी हमें GDP के नंबर्स बढ़े हुए नजर आएंगे और इस प्रकार GDP से ग्रोथ का एक इल्यूजन क्रिएट होता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आज इंडिया में 10 कारें मैन्युफैक्चर होती है। एक की प्राइस है 10 लाख, तो 10 कार की प्राइस हुई 1 करोड़ रुपए। तो आज इंडिया की GDP हो गई 1 करोड़ रुपए। अब नेक्स्ट ईयर अगर कार की प्राइस बढ़कर 11 लाख हो जाए तो 10 कार की प्राइस होगी 1 करोड़ 10 लाख रुपए। तो इन्फ्लेशन के बाद इंडिया की GDP हो गई 1 करोड़ 10 लाख रुपए। देखने में तो GDP में 10% की ग्रोथ दिख रही है, पर प्रोडक्शन तो पहले भी 10 कार का ही हो रहा था और अब भी 10 कार का ही हो रहा है। तो इस प्रकार इन्फ्लेशन की वजह से ग्रोथ का इल्यूजन क्रिएट होता है, असल में ग्रोथ नहीं होती। GDP के मामले में तो इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बट अगर पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय देखें तो इंडिया की रियल पिक्चर सामने आती है। पर कैपिटा इनकम के मामले में इंडिया की 143वीं रैंक है। इस मामले में तो इवन बांग्लादेश भी इंडिया से आगे है। GDP के बाद बात आती है बिलो पॉवर्टी लाइन की। वैसे तो इंडिया में BPL की कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है, पर 2011 में सुरेश तेंदुलकर कमेटी का गठन हुआ था। इस कमेटी ने मंथली एक्सपेंसेस के बेसिस पर BPL को डिफाइन किया है। वैसे इस कमेटी ने अर्बन और रूरल एरियाज के लिए BPL की अलग अलग डेफिनेशन दी है। अर्बन एरियाज में यदि कोई व्यक्ति डेली 33 रुपए या इससे ज्यादा खर्च करता है तो वो पॉवर्टी लाइन के ऊपर है। वहीं रूरल एरियाज में ये लिमिट 27 रुपए पर डे रखी है। नाउ ये डेफिनेशन ही कहीं ना कहीं कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति 32 रुपए डेली खर्च करता है तो वो गरीब है, और अगर वो 2 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके डेली 34 रुपए खर्च करे तो वो पॉवर्टी लाइन के क्राइटेरिया से ही बाहर हो जाएगा। यहाँ पर सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए BPL का क्राइटेरिया ही इतना छोटा कर दिया कि ज्यादातर लोग उससे वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, आर्थिक असमानता। ऑक्सफैम रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के टॉप 10% अमीर लोग देश की 77% वेल्थ को कंट्रोल करते हैं और बाकी बचे 90% लोग सिर्फ 23% वेल्थ को शेयर करते हैं।
वहीं अगर टॉप 1% अमीर लोगों की बात करें तो वो देश की 40% वेल्थ के मालिक हैं। अमीर इतना ज़्यादा अमीर है कि वो जो चाहे कर सकता है, वहीं गरीब इतना गरीब है कि वो अपनी बेसिक नीड्स को भी पूरा नहीं कर सकता। और अमीर और गरीब के बीच इसी फर्क के कारण आज इंडिया तो ग्रो कर रहा है, बट ज़्यादातर इंडियंस को इस ग्रोथ का असर अपने जीवन पर नहीं दिखता। इस इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बढ़ाने का काम करता है क्रोनी कैपिटलिज्म। कुछ पर्टिकुलर बिजनेसेस को गवर्नमेंट से क्लोज रिलेशंस होने की वजह से अननेसेसरी लैंड ग्रांट्स और टैक्स रिबेट्स मिल जाती है और मार्केट में कंपटीशन को खत्म किया जाता है। आज क्रोनी कैपिटलिज्म की वजह से कुछ लिमिटेड लोग ही ग्रो कर रहे हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म के अलावा इंडिया में 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने भी अमीर और गरीब के बीच फर्क को बढ़ाने का काम किया है। लेट मी क्लियर, मैं 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के अगेंस्ट में नहीं हूँ। वो रिफॉर्म्स इंडिया के लिए बेहद जरूरी थे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने इंडिया की ग्रोथ को एक नई डायरेक्शन दी थी। मैं सिर्फ उन रिफॉर्म्स के एक नेगेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि वो इस टॉपिक से रिलेवेंट है। 1991 के एलपीजी रिफॉर्म्स के कारण इंडिया में प्राइवेटाइजेशन का दौर चालू होता है। वैसे तो प्राइवेटाइजेशन कुछ हद तक इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, बट इंडिया में ऐसे सेक्टर्स का प्राइवेटाइजेशन सबसे पहले हुआ जहां प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए था। मैं बात कर रहा हूँ एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर की। एजुकेशन एंड हेल्थ हर व्यक्ति की बेसिक नीड है और सरकार का दायित्व बनता है कि वो देश के प्रत्येक नागरिक को क्वालिटी एजुकेशन एंड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें। बट प्राइवेटाइजेशन की वजह से बेसिक सर्विसेज आज लग्जरी सर्विसेज बन चुकी है। अगर आपके पास पैसा है तो ही आपको अच्छा इलाज मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट स्कूल की सिचुएशन तो हम सभी जानते हैं। प्राइवेटाइजेशन की वजह से मिडिल क्लास की इनकम का ज़्यादातर हिस्सा एजुकेशन एंड हॉस्पिटल में जाता है और इससे आर्थिक असमानता बढ़ती है। अमीर और गरीब के बीच फर्क बढ़ता है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का बेस्ट एग्जाम्पल है मुंबई। इंडिया के टॉप बिलियनियर्स भी मुंबई में ही रहते हैं और एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया धारावी भी मुंबई में ही लोकेटेड है। एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद जीएसटी भी इंडिया में इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को बढ़ा रहा है। अगेन, मैं जीएसटी के भी अगेंस्ट में नहीं हूं। जीएसटी के भी बहुत से बेनिफिट है। मैं बस जीएसटी के एक नेगेटिव एस्पेक्ट को हाईलाइट कर रहा हूं। जीएसटी आने के बाद इंडस्ट्रीज पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया। नो डाउट इससे नए इन्वेस्टमेंट आएंगे, इंडस्ट्रीज ग्रो करेगी, बट इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी भी बढ़ेगी। कॉर्पोरेट टैक्स कम होने की वजह से इंडस्ट्रियलिस्ट अब ज्यादा पैसा सेव कर पाएंगे, बट इससे लेबर के वेजेस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्कर्स आज भी उतना ही कमा रहे हैं जितना पहले। इसके अलावा जीएसटी आने के बाद गवर्नमेंट ने इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाया और डायरेक्ट टैक्सेस को कम किया है। इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले सभी गुड्स पर लगता है और गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस टैक्स को पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ने की वजह से लोअर इनकम ग्रुप के एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं और सेविंग्स कम हो गई है। वहीं डायरेक्ट टैक्सेस इनकम पर लगते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस कम होने की वजह से रिच क्लास अब ज्यादा पैसा सेव कर पाएगी और इस वजह से अमीर और गरीब के बीच फर्क बढ़ता जा रहा है। नाउ इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉब्लम्स तो हम सभी को पता है। मेरा ये वीडियो बनाने का ऑब्जेक्टिव आपको प्रॉब्लम्स बताना नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है आपके साथ मिलकर उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढना। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान मुझे जो भी पॉसिबल सॉल्यूशंस मिले, मैंने उन सभी को वीडियो में एज इट इज प्रेजेंट किया है। पहला सॉल्यूशन, अडॉप्शन ऑफ नॉर्डिक मॉडल। स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड एंड डेनमार्क, ये सभी नॉर्डिक कंट्रीज हैं। नॉर्डिक देशों में सबसे कम आर्थिक असमानता देखने को मिलती है। इन देशों में सभी की आय लगभग एक समान है और उसका कारण है यहाँ के कानून, जो यहाँ की लेबर क्लास को प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि बिजनेस क्लास को। नॉर्डिक देशों में फ्री क्वालिटी एजुकेशन एंड फ्री क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज सरकार की जिम्मेदारी माना जाता है। ये प्राइवेट सेक्टर का काम नहीं है। नॉर्डिक कंट्रीज वेलफेयर स्टेट की पॉलिसी को मानते हैं और इंडिया को भी इन देशों से कुछ सीखने की जरूरत है। दूसरा सॉल्यूशन, टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस को रोकना। इंडिया में टैक्स चोरी आम बात है और उसका रीजन है हाई टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स बढ़ाने से कभी टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ता, इससे उल्टा टैक्स की चोरी बढ़ती है और यही बात हमारी गवर्नमेंट को समझनी होगी। सरकार को टैक्स बढ़ाने की बजाय टैक्स कलेक्शन पर ध्यान देना होगा। टैक्स कलेक्शन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा और टैक्स पेयर्स को फैसिलिटेट करना होगा। टैक्स इवेजन के बाद दूसरी बड़ी समस्या है टैक्स अवॉइडेंस। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज और इंडस्ट्रीज के पास क्वालिफाइड लॉयर्स होते हैं और उनकी हेल्प से ये कंपनीज इंडिया के टैक्स लॉज में लूप होल्स ढूंढती हैं और इन लूप होल्स की मदद से वो टैक्स बचा लेते हैं या फिर टैक्स में सब्सिडीज ले लेते हैं। इसलिए इंडिया के टैक्स लॉज को भी अमेंड करने की जरूरत है। तीसरा सॉल्यूशन, डेवलपमेंट ऑफ एमएसएमई।
MSME की फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। MSME इंडस्ट्री मिडिल क्लास और पुअर क्लास से जुड़ी हुई है। अगर MSME ग्रो होती है तो देश का लोअर इनकम ग्रुप ग्रो होगा। आज MSME की मेन प्रॉब्लम है फाइनेंस एंड मार्केटिंग, तो गवर्नमेंट को इस फील्ड में स्पेशल एफर्ट्स डालने की जरूरत है। इन सॉल्यूशंस के अलावा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी इंडिया के इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपके पास भी इन प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सॉल्यूशंस है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपका हर एक कमेंट इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड करने में हेल्प करेगा, सो प्लीज कमेंट बिलो।